नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको संपत्ति की खरीद, बिक्री और रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारी देंगे। साथ में इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। अपना आशियाना का सपना सभी का होता है। लोग अपनी जिंदगी की कमाई अपने ख्वाबों के घर में निवेश कर देते हैं। संपत्ति खरीदना विशेष रूप से नए मकान मालिकों के लिए एक भ्रमित करने वाली प्रक्रिया हो सकती है। इसमें बहुत सारे जटिल कदम शामिल हैं और इस्तेमाल की जाने वाली भाषा, शब्दजाल और कानूनी रूप से भरी हुई, जिससे भ्रम पैदा होता है। वहीं खरीदार बिल्डर के हाथों धोखा भी खाते हैं। इसी संदर्भ में आज हम आपको रियल एस्टेट से जुड़े तमाम कानूनों के बारे में बताएंगे और संपत्ति खरीद बिक्री से जुड़े मसलों पर भी जानकारी देंगे। संपत्ति कानून से जुड़ी कानूनी पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता आदित्य सरीन जी। अगर आपका प्रॉपर्टी मसले से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। हमारा नंबर है 0120612796 इसके अलावा 0120612796 इन नंबर्स पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संपत्ति खरीद बिक्री से जुड़ी कानूनी जानकारी। चलिए, हमारे साथ आज के खास मेहमान आदित्य सरीन जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आदित्य जी कार्यक्रम में आपका। आज हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे संपत्ति खरीद के बारे में। उसमें सबसे पहला सवाल यही है कि संपत्ति खरीद में धोखाधड़ी रोकने के लिए जो बुनियादी तौर पर कानूनी प्रावधान है वो क्या है? देखिए जी, बहुत सारी प्रोटेक्शन है अंडर लॉ। अब डिपेंड करता है आप क्या खरीद रहे हैं। आप प्लॉट खरीद रहे हैं, आप अपार्टमेंट खरीद रहे हैं। अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो आपको उसकी ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ती है। जैसे आप अथॉरिटी पे जाएंगे, सब रजिस्ट्रार के पास जाएंगे पता करने के लिए कि टाइटल जो ओनरशिप है वो क्लियर है कि नहीं। ये तो हो गया प्लॉट का सवाल। अगर आप अपार्टमेंट खरीद रहे हैं तो आज की डेट में जितने अपार्टमेंट्स हैं, अगर इफ दे आर बिल्ट ऑन अ एरिया ऑफ ओवर 500 स्क्वायर फीट, दे आर गवर्न्ड बाय रेरा जी। तो आप देखेंगे वो रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर रेरा रजिस्टर्ड नहीं है कि तो मतलब बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज रेरा एट दिस टाइम इज द गवर्निंग लॉ ऑफ ऑल द अपार्टमेंट बिल्डिंग। ठीक है, अब आपने बात की कि कौन सी संपत्ति हम खरीद रहे हैं। अगर हम निर्माणाधीन संपत्ति खरीद रहे हैं तो ये रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 के तहत आता है। इसके मुख्य प्रावधान क्या है वो आपसे जानना चाहेंगे और खरीदारों को क्या सुरक्षा या फायदा इससे मिलता है? देखिए जी, ये जो रेरा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये एक एक्ट है जिसमें जो बिल्डर एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाता है उसको अपनी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है उसमें। तो हर प्रोजेक्ट को एक रेरा नंबर मिलता है। अब आप रेरा जो गवर्न करता है, जो प्रोजेक्ट रेरा के अंदर आ गया, उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन द डेवलपर्स। जैसे बिफोर रेरा एक जो डेवलपर के पास पैसा आता था उसके ऊपर कोई लॉ, कुछ गवर्निंग रूल्स कुछ नहीं थे। बट रेरा मैंडेट करता है कि 70% ऑफ दैट अमाउंट हैज टू बी केप्ट इन अ सेपरेट अकाउंट, जो इन लीगल पार्लेंस जिसे हम कहते हैं एस्क्रो अकाउंट। तो वो 70% ऑफ द अमाउंट जो कस्टमर से लेता है वो सेपरेट डिपॉजिट होता है और वो रेगुलेटेड होता है बाय द अथॉरिटी अंडर रेरा। ये हो गई सबसे पहली बात जी। सेकेंडली बात हो गई, जब एक बिल्डर अपना रेरा में प्रोजेक्ट नंबर लेता है, उसको एप्लीकेशन डालता है तो एक एफिडेविट देता है उसके साथ, लीगल एफिडेविट, जो कायदे से बोलता है कि पूरा टाइम फ्रेम देता है कि पोजेशन कब मिलेगी, ये कंस्ट्रक्ट कब होगा, अगर पोजेशन ना मिले तो मैं इतने डैमेजेस दूंगा टू द होम बायर। तो ये सारी रिस्ट्रिक्शंस है विद इन रेरा जो एक डेवलपर को फॉलो करनी पड़ती हैं। बिल्कुल।
तो ये तो थी रेरा की बात। अब अगर हम भारतीय स्टैंप अधिनियम 1899 भूमि से संबंधित स्टैंप शुल्क की बात करें तो उसके भुगतान को नियंत्रित करता है और इसकी जो अहमियत है वो क्या होती है आदित्य जी, उसकी अहमियत के बारे में जरा बताइए। पूजा जी देखिए, जो इंडियन स्टैंप एक्ट है ना, इसका बहुत ही सिंपल एक पर्पस है कि जो आपने, अगर आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुआ इधर बाय वे ऑफ सेल और बाय वे ऑफ लीज और बाय मॉर्गेज और जो भी ट्रांजैक्शन हुई, वो आपको करनी पड़ती है रजिस्टर और उस पे आप देते हो स्टैंप ड्यूटी। अब ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे दिल्ली में अगर आपकी लीज 11 महीने की है तो आप उसको नहीं रजिस्टर करते, उस पर स्टैंप भी नहीं देते। तो ये जो पेमेंट ऑफ स्टैंप ड्यूटी होती है, जैसे अगर आप सेल डीड एंटर करें आज की डेट में नोएडा में, तो आपको कंपल्सरीली एक स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है टू द गवर्नमेंट, सेइंग कि देखो जी मैंने खरीद लिया और ये है स्टैंप ड्यूटी इस पे। तो और ये स्टैंप ड्यूटी सिर्फ स्टेट डीड पे नहीं लगती, जैसे कोई फैमिली होती है उसमें गिफ्ट डीड्स होती हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन पे भी लगती है। तो पर्पस ये है कि जो लेजिटिमेसी है, ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट ट्रांजैक्शन, वो स्टैंप देने के बाद ही होती है। ठीक है। अब आदित्य जी, अगर हम बात करें संपत्ति की खरीद बिक्री की, तो उसमें जो अधिनियम लागू होता है वो संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 है। ये क्या कहता है, इसके बारे में भी जरा समझना चाहेंगे आपसे। देखिए पूजा जी, ये जो है ना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये हमारा सबसे पुराना लेजिस्लेशन है फ्रॉम द 19th सेंचुरी। ये ओवर आर्चिंग गवर्न करता है राइट्स ऑफ अ लेसोर, राइट्स ऑफ अ लेसी, मतलब राइट फ्रॉम अ जमींदार टू द टेनेंट, इट गवर्न एवरीथिंग। रेरा जो है बहुत ही स्पेसिफिक है टू अपार्टमेंट बिल्डिंग, है ना, या किसी ने फ्लोर खड़ी कर दी 3-4 तो उन पे लागू होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज अक्रॉस द बोर्ड, सब पे लागू है। ठीक है। अरेरा के बारे में आपने जिक्र किया, अब अरेरा जरूरी क्यों है, क्या है और कितना इम्पोर्टेंस है इस वक्त अरेरा का? पूजा जी, अगर आपको याद हो, करीबन 10 साल पहले नोएडा, गुड़गांव, मतलब दिल्ली एनसीआर में बहुत सारी बिल्डिंग्स आ गई, बहुत सारे डेवलपर्स भी आ गए। अब इनिशियली जो डेवलपर्स आए उन्होंने बहुत पैसा भी कमाया, कहीं पैसा अलेजिडली साइफन ऑफ भी हो गया। तो करते करते हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने रियलाइज करा कि कोई लॉ ऐसा स्पेसिफिकली था नहीं जो इन बड़े बिल्डर्स को गवर्न करता हो। एक है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, बट वो एक अलग आइसोलेटेड लेजिस्लेशन है जिसका प्रोसीजर अलग है। तो रेरा में राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट द एक्ट गवर्न ऑल स्टेप्स एंड प्रोसेसेस जो कि इन्वॉल्व होती हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो इसकी अहमियत आज की डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आपने देखा होगा यूनिटेक का केस ले लो, आप जेपी का केस ले लो, सुप्रीम कोर्ट अगर आप जाएंगे तो हर रोज कोई ना कोई बिल्डर का केस लगा होता है, बिल्कुल, है ना। तो उनको रेगुलेट करने के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हालांकि आज की डेट में भी अब रेरा का सर्टिफिकेट, बहुत केसेस चलते हैं रेरा में भी, बट उसका मतलब कोशिश कर रहे हैं लोग इन्फोर्समेंट की, तो उसमें इश्यूज आ रहे हैं, बट इट्स स्टिल अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई है रेरा को लेकर। अब घर खरीदार पर क्या रेरा से फायदा होगा और रेरा क्या करेगा उसमें? देखिए जी, जो जैसे कि मैंने पहले बोला, सबसे पहली बात, जो आप एडवांस देते हैं बिल्डर को, जनरली जब आप बिल्डर के साथ अग्रीमेंट करते हैं टू परचेज एन अपार्टमेंट, आप उसको थोड़ा एडवांस देते हैं। तो रेरा सबसे पहला वो एडवांस करता है कैप एट 10%। ये हो गई सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो आपने एडवांस दिया, अब उसने आप जैसे 1000 लोगों से और एडवांस ले लिया, अब बिफोर रेरा वो बिल्डर जो मन कहे वो उस पैसे को कहीं भी लगा सकता था। बिल्कुल, तो दूसरे प्रोजेक्ट में लगा सकता था, वो अपने घर पे लगा सकता था, किसी को कोई आइडिया ही नहीं था। बट रेरा की वजह से वो एक सेपरेट पूरा अमाउंट, 70% ऑफ द इंटायर अमाउंट विल गो इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, द एस्क्रो अकाउंट,
और उसको गवर्न करता है ये रेरा के रूल, जी तो वो अमाउंट सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ही इस्तेमाल होता है। ठीक है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से, सुरजीत जी। सुरजीत जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? मैडम, हमारी राजस्थान के अंदर जमीन है, हम्म। अलवर के अंदर, गाँव धोंगड़ा, तहसील किशनगढ़, बांस। हम्म। आज वहाँ पे हमारे मुसलमान ने जमीन कब्जा करके रखी हुई है और ये केस चल रहा था हमारा जमीन का। तो हमारे 17 परिवार का ये केस है और इसमें रजिस्ट्री भी, हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए और उसके बाद भी इन्होंने, मतलब कि हम गरीब आदमी है और हमारे पास इतना पैसा है नहीं कि भाई केस लड़े। 15 साल से मैं केस लड़ रहा था इसके साथ। 1995 में हमारे पिताजी 10-15 साल केस लड़े थे, पर 5-6 साल मैंने केस लड़ा। तो क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, आप ये जानना चाहते हैं कि हमने कोर्ट में अपील नहीं की थी, काफी टाइम हो गया, लॉकडाउन के टाइम हमारा हालत ऐसी चल रही है। हम ये चाहते हैं कि हमारी आगे अपील हो सकती है कि नहीं हो सकती है। कोर्ट में अपील नहीं हो पाई इनकी? हाँ जी। आदित्य जी क्या कर सकते हैं ये? मुझे सवाल समझ नहीं आया पूरा। इनकी प्रॉपर्टी जो है वो किसी ने हथिया रखी है, राजस्थान अलवर में बता रहे हैं इनकी प्रॉपर्टी है, और कोर्ट में इनकी अपील हो सकती है, नहीं हो सकती, रजिस्ट्री थी उसकी, और बीच में जो समय रहा लॉकडाउन का उसकी वजह से काफ़ी डिले हो गया है। तो ये जानकारी चाहते हैं कि क्या इनकी रजिस्ट्री हो, इनकी जो पूरे मामले को लेकर क्या कोर्ट में अपील हो सकती है? हाँ जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन, जैसे कोविड आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ली कोविड की और सबकी लिमिटेशन एक्सटेंड कर दी। तो आज की डेट में भी वो लिमिटेशन चल रही है इनफैक्ट। तो फ्रॉम मार्च 2020 टिल डेट ये लिमिटेशन एक्सपायर होगी 29 या 30 मई को। तो जितनी ये पीरियड है आपका 2-2.5 साल का, ये एग्जेम्प्ट है फ्रॉम द लॉ ऑफ लिमिटेशन। तो बिल्कुल अपील कर सकते हैं ये जनाब। हो जाएगी सर जी ये अपील? हाँ जी, हो जाएगी जनाब, कोई दिक्कत नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उस पे आप किसी वकील से अगर पूछेंगे वो आपको बता देगा जितनी, क्योंकि आप इकलौते नहीं, आपके जैसे हजारों और लोग हैं जिनको कोविड ने रोका परस्यू करने से फर्दर रेमेडीज। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए ऑर्डर्स पास करे। चलिए, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपकी जो भी समस्या है उसका अब जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो जाएगा और जो भी कोर्ट की कानूनी कार्रवाई है उसको आप जरूर फॉलो करेंगे। आज हम कर रहे हैं प्रॉपर्टी को लेकर, उसको लेकर जो भी कानूनी कार्रवाई है, कानूनी प्रक्रिया है, वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, अब आपसे जानना चाहेंगे रेगुलेटरी अथॉरिटी के स्थापना के बारे में बताएं, इसका क्या रोल रहता है? देखिए जी, इसके पावर्स और फंक्शंस तो बहुत सारे हैं, तो 1 घंटा लग जाएगा वो समझाते। तो मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला लेते हैं डेवलपर की बात। तो ये जो अथॉरिटी है ये गवर्न करेगी जो प्रोजेक्ट जिसका रेरा का नंबर होगा, कि जितनी कंप्लायंसेस है विद इन रेरा ये सारी डेवलपर कर रहा है कि नहीं, कि मतलब साइटनिंग ऑफ तो नहीं कर रहा, वो जो 70% ऑफ द अमाउंट है वो कंस्ट्रक्शन में जा रहा है कि नहीं। तो बेसिकली सुपरवाइज करते हैं वो डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। ये हो गई डेवलपर की बात। सेकेंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपके रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, जो इस देश में एक्चुअली बहुत ज्यादा है और बिग सिटीज में तो और भी ज्यादा है, ये इनको भी रेगुलेट करता है। तो रियल एस्टेट ब्रोकर हैज टू बी रजिस्टर्ड फॉर हिम टू सेल अ प्रोजेक्ट अंडर रेरा। तो अगर वो नहीं रजिस्टर्ड हुआ तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं और उससे आप चेक कर सकते हैं कि ये है, इसकी अथॉरिटी है बेचने की, नहीं बेचने की। तो ये जो मिडिल मैन होता है ये इसको भी रेगुलेट करता है, जो कि इस देश में 2016 से पहले कोई लॉ था नहीं। जैसे अगर आप बाहर के देशों में जाएं तो रियल एस्टेट एजेंट का आपको एग्जाम देना पड़ता है जी। इधर तो आपको भी मालूम है पूजा जी कि कोई भी आदमी इधर खड़ा होकर रियल एस्टेट एजेंट अपने आप को बुलाने लगता है। तो अब आपको रेरा में रियल एस्टेट ब्रोकर को टू बी रजिस्टर्ड, उसको
एप्लीकेशन देनी पड़ती है बिफोर रेरा टू गेट अ नंबर। तो मेरी सलाह बड़ी सिंपल है कि जब आप कुछ भी खरीदें, मतलब घर खरीदें, तो उसी एजेंट से खरीदें जो रेरा रजिस्टर्ड हो। बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात है जो लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। अगर बिक्री समझौते की बात करें तो रेरा का उस पर क्या असर होता है सर? आप रिपीट कर सकते हैं, मुझे समझ बिक्री नहीं आया। समझौते की बात कर रहे हैं, उस पर रेरा का क्या असर होता है? अच्छा, देखिए जी, रेरा का जो ओवर आर्चिंग ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोटेक्शन ऑफ द होम बायर। तो एवरी प्रोविजन ऑफ दैट एक्ट आप उसी तरह इंटरप्रेट करते हैं टू द बेनिफिट ऑफ द होम बायर। ठीक है, तो अगर कुछ इशू आते हैं उसमें थोड़ा डेवलपमेंट में, तो अगर आप कोई भी पिटिशन फाइल करते हैं तो एक टाइम बाउंड मैनर में रेरा एक सर्टिफिकेट इशू करता है आपको, कॉल्ड अ रिकवरी सर्टिफिकेट। अब ये जो रिकवरी सर्टिफिकेट है ये आप डीएम के पास जाते हैं इन्फोर्स कराने अगेंस्ट द डेवलपर। जी, रेरा के तहत अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो उसके अंतर्गत आते हैं, उसके तहत आते हैं? देखिए जी, जो डेफिनेशन है बड़ी आसान सी है। जमीन का जो साइज है वो 500 स्क्वायर मीटर से बड़ा होना चाहिए या 8 यूनिट से ज्यादा होनी चाहिए। अगर इन दोनों कंडीशन की में प्रोजेक्ट फॉल करता है, जो कि मोस्ट बिग प्रोजेक्ट फॉल करते हैं, दे हैव टू बी कंपल्सरीली रजिस्टर्ड अंडर रेरा। एक और पूजा जी बात जो मैं पहले कहना भूल गया जी, रेरा स्पेसिफिकली आप मैंडेट करता है कि जो डेवलपर है जो एड देते हैं, जैसे इंटरनेट पे ऐड हो गई, टीवी पे ऐड हो गई, वो रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर पब्लिश करना उसका जरूरी है। ठीक है। अब अगर हम कुछ चुनिंदा चीजों की बात करें तो किन चीजों पर बिल्डर को जो है रेरा की बात माननी होगी, वो उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं? जैसे कि जो मैंने पहले बोला, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो एडवांस लेता है वो इधर उधर वो पैसे नहीं कर सकता, साइफन ऑफ या किसी दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं इस्तेमाल कर सकता। अगर उसने आपसे पैसे लिए हैं फॉर प्रोजेक्ट एक्स तो वो वाई के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है जी। दूसरी बात, अगर वो जो टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उस पे नहीं कंप्लाई कर पाता, अगर आपको वो पोजेशन टाइम पे नहीं दे पाता तो उस पे पेनल्टी लगती है। ठीक है, एंड देयर इज अ स्ट्रिक्ट पेनल्टी अंडर रेरा डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट देयर इज अ स्ट्रिक्ट पेनल्टी। एंड जो प्रमोटर होता है आपका प्रोजेक्ट का, मतलब माने कि जो मेन इंसान है जिसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, जो डेवलपर है, वो जेल भी जा सकता है अंडर रेरा। So these are conditions under RERA which the builder has to comply with, otherwise the penalties are very strict. जी, बिल्कुल। अब रेरा में अगर हमें शिकायत दर्ज करानी है, कंप्लेन करनी है, तो उसका प्रोसेस भी आपसे समझना चाहेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब रेरा की बात हम कर रहे हैं तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप कैसे उसमें कंप्लेन कर सकते हैं, उसका पूरी प्रक्रिया क्या है। बिल्कुल जी। अब है क्या, हर स्टेट का एक अलग अपनी बॉडी है, अलग रेरा है। जैसे अगर मैं आपको यूपी का एग्जांपल दे दूं तो यूपी जो रेरा है ये एक ऑनलाइन प्रोसेस है। तो अगर आप यूपी रेरा वेबसाइट पे जाएंगे तो आप उस पे एक स्टेप बाय प्रोसीजर दिया हुआ है जिसके थ्रू आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब हर स्टेट का अलग प्रोसेस है, तो कोई यूनिफॉर्म एप्लीकेशन नहीं है कि ऐसे एक आप कोर्ट में जाइए ये होगा ये नहीं है। हर स्टेट का अपना एक तौर तरीका है जिसको आपको फॉलो करना है। जी, अब हाँ जी, ठीक, बिल्कुल। ये तो रही रेरा से जुड़ी तमाम जानकारी और संपत्ति खरीद से जुड़ी तमाम जानकारी। आदित्य जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत तफसील से आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई, शुक्रिया आपका। तो लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।